नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है और ये बड़ा जहर है। इसके साथ ही ट्रंप की एक और वार्निंग आई है गजा के ऊपर, और एक किस्म से कहा जाए तो अब बताया जा रहा है कि ये फाइनल वार्निंग है, फाइनल चेतावनी है। आज वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोटिंग करेंगे, बैलेट से वोटिंग होगी। शाम तक रिजल्ट भी आएगा। बड़ा रोचक इलेक्शन है, देखते कौन जीतता है। एनडीए का पलड़ा तो भारी है। बीआरएस और बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक और केसीआर ने वोटिंग ना करने का निर्णय लिया, तो इस ढंग से वो एनडीए को सपोर्ट हो जाएगा। साथ में नेपाल के अंदर हो रही हिंसा से पूरी दुनिया चिंतित है कि ये अल्टीमेटली हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। आते हैं पहली खबर पे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कि पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ फिर से एक किस्म से कहा जाए तो एक पॉइजनस जुबान का उपयोग जारी रखा है। एक्स के ऊपर जो उनके और मस्क के बीच में कुछ कम्युनिटी कमेंट्स के ऊपर जो बातें हो रही थी, और एक बार फिर से उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है। एक्स पर भी यानी कि ट्विटर के ऊपर भी अपनी भड़ास निकाली है। नवारो को गुस्सा इस बात का है कि ट्विटर पर उनके पोस्ट का फैक्ट चेक किया जा रहा है, और अभी ताज़ा ट्वीट के अंदर भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और इसे ब्लड मनी कहा। ब्लडी मनी तो एक्चुअली डायमंड के खेल में एक्चुअली यूज़ किया जाता था, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी जो थी ना, ये एक्चुअली काफ़ी पहले से यूज़ होती आई है। मुझे इट रेफर्स टू द मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फॉर ए ह्यूमन लाइफ, ए फी पे टू द हायर मर्डरर और समथिंग लाइक, या उसको डायमंड के सेंस के अंदर भी उसको यूज़ किया जाता रहा है कि वहाँ पर डायमंड की खांस में क्या कहते हैं कि यूज़ जब करते थे तो वहाँ पे ब्लड मनी का उस टाइम उपयोग होता था। और दुनिया के कुछ देशों के अंदर जो ब्लड डायमंड्स भी उनको कहा जाता था, खासतौर से अंगोला, सियरा लेवन, आइवरी कोस्ट, और काफ़ी हद तक जो एक किम्बरली प्रोसेस होता है टू प्रिवेंट दीज डायमंड्स फ्रॉम एंट्री द लेजिटिमेट मार्केट, तो जो ब्लड मनी जो था या ब्लड डायमंड्स जो था वो उसमें यूज़ होता आया है शब्द। लेकिन अब यहाँ पर ब्लड मनी शब्द का इस्तेमाल किया जाना एक तरह से बहुत ही ज़्यादा हीनस भी है, इस क्रिमिनल एक्चुअली इस टाइप का वर्ड यूज़ करना भारत के लिए। और साथ में भी कहा कि एक्स की एक और बकवास है, और भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल नहीं खरीदा था पहले, अब ये खून का पैसा है, ये ब्लड मनी है। अब आगे कुछ एक गाली भी दी है उन्होंने, एक क्या कहा जाए 4 लेटर वर्ड भी है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, और निशाना साधा है। लेकिन इन्होंने जो वर्ड लिखा है कि उसमें मोर बुलशिट फ्रॉम एक्स, इंडिया डिड नॉट बाई रशियन ऑयल इन लार्ज क्वांटिटी बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, इट्स ब्लड मनी एंड पीपल आर डाइंग, स्टिक दैट अप योर, एक 3 लेटर वर्ड है वो भी शेमफुल वर्ड है, एंड शेम ऑन यू, ये पीटर नवारो का वर्ड है। मुझे लगता है कि इस किस्म के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और इस किस्म के अगर आप 4 लेटर वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वो भी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर तो ये आपकी खींच को जाहिर करता है, आपके गुस्से को जाहिर करता है कि आप दरअसल हिंदुस्तान के ऊपर अपना क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं कर पाए, या उसको मना नहीं पाए, या उसको प्रेशराइज नहीं कर पाए। तो अब आप ब्लड मनी के साथ साथ एक किस्म की 4 लेटर टाइप की एक नॉन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का भी आप उपयोग कर रहे हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई टेल यू। ये नहीं होना चाहिए। आप कंडेम कर सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को माँ की गाली नहीं दे सकते इस ढंग से। और आपने अंग्रेजी के अंदर वो माँ की गाली दी है, जो 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड है। दैट इज समथिंग है वेरी हीनस, एंड आई बिलीव दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसराइल का जो गाजा मिशन है उसके ऊपर ट्रंप की फाइनल चेतावनी है
और हमास से युद्ध ख़त्म करने को कहा, लेकिन हमास युद्ध कर ही कहाँ रहा है, हमास तो फाइट कर ही नहीं रहा। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब हमास फाइट ही नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ अपना डिफेंड कर रहा है खुद को। अगर कोई फाइट कर रहा है तो इजराइल कर रहा है। अब ईरान के एक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनई का एक बयान आता है और डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइनल वार्निंग है और गाज़ा में चल रहे युद्ध को लेकर जो अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है, इजराइल गाज़ा पर पूरा कब्जा चाहता है। और इस बात को तो जो अरेबियन नेशंस है वो भी अपोज कर रहे हैं, गल्फ के नेशंस सभी अपोज कर रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है। और नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जो लोग मुझे कंडेम करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उनका कहना था कि अगर जो जिसको लिखना है लिखना रहे, जो आर्टिकल छपना है छपते रहो, लेकिन मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा। लेकिन इस बीच में हो सकता है कि 31 अगस्त की जो एक डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है और हो सकता है कि नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान पर आक्रमण कर दे और अमेरिका भी ये कह के कि उसका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या उसका एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम जो कि नटांस में, फोर्दो के अंदर और इस्फहान प्लांट्स के अंदर वो भी जारी है, और अगर उसने नहीं माना तो फिर उसके नतीजे बहुत भयंकर होंगे। अब इस पे हमास की भी रिएक्शंस आई हैं, ईरान की भी रिएक्शंस आई हैं और उनका कहना है कि इजरायली हमले का विरोध करने वाले सभी गैर मुस्लिम और मुस्लिम कंट्री से अपील की है कि वो इजराइल के साथ अपने ट्रेड और पॉलिटिकल रिश्तों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि उसके जो अपराध हैं उसका मुकाबला किया जा सके। यही कुछ हो रहा है इस टाइम। तो खमनई का स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अंग्रेजी में उन्होंने जो लिखा है कि Islamic and non-Islamic countries that oppose Zionist regimes crimes, especially Islamic countries, must completely sever their commercial ties and even cut off political relations as well. तो ये सब चीज़ें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। इसके साथ ही जो नेपाल के अंदर हो रहा है बहुत बुरा है। उनके होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। केपी शर्मा ओली का एक लास्ट स्टेटमेंट आया कि मैं बैन हटाऊंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उनको अपना ऑफिस खोलना होगा, मैंने कुछ इलीगल नहीं किया है। लेकिन जनरेशन जी जो है, ये जनजी इसको कहते हैं, नेपाल में वो मानने को तैयार नहीं है और संसद पे भी हमला किया और बहुत कुछ हुआ। कल हमने काफ़ी उसके बारे में बातचीत की है। आज भी हमारे कुछ स्पेशल एपिसोड्स उसी के ऊपर आधारित, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ नेपाल में बहुत दुखद है और एक किस्म से कहा जाए तो तानाशाही और करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एक किस्म से ये उनका जनजी का आगाज़ है। लास्ट खबर, वीपी का इलेक्शन आज है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आज है। रेड्डी साहब वर्सेस राधाकृष्णन, दोनों का, एक तेलुगु एक तमिल। और इस बीच में बीआरएस के केसीआर यानी कि खुद जो तेलुगु बिड्डा हैं, तेलुगु भाई बहन एक तरह से, वो चुनाव से हट गए हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। एक तरह से उन्होंने अपनी तेलुगु बिरादरी को ही शर्मसार किया है। और नवीन पटनायक तो खैर पुराने मोदी के साथ ही हैं, वो तो नाम ही बीजेडी है, एक्चुअली है वो बीजेपी ही देखा जाए तो। और ये करते करते उन्होंने, चूँकि वो बीजू पटनायक के जो इलस्ट्रियस फिगर थे उनके सन है ये, लेकिन इन्होंने, नवीन पटनायक ने देखा जाए तो शर्मसार किया है उड़ीसा को और ये कह के कि मैं भी वोट नहीं करूंगा इसके अंदर। तो ये एक किस्म से बीजेपी को वोट जाएगा उनका, इनडायरेक्टली देखा जाए तो। वैसे भी नवीन पटनायक की अपनी तो कोई हैसियत है नहीं, सिवाय इसके कि वो बीजेपी के राइट हैंड माने जाते थे। राइट हैंड भी क्या, मोदी ने उसको कभी न लेफ्ट समझा न राइट समझा। एक किस्म से मोदी के एक फेथफुल पर्सन की तरह नवीन पटनायक की हस्ती रही है, उनका अपना तो कोई अस्तित्व रहा नहीं। और शायद उन्होंने एक किस्म से कहा जाए तो उड़ीसा के लोगों को अंधेरे में ही रखा कि मैं बीजेडी हूँ। इन एक्चुअलिटी वो बीजेडी नहीं थे, वो बीजेपी ही थे। लेकिन आखिर में लोगों ने, कम से कम पिछले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में उन्हें पहचान लिया कि इस आदमी का असली रूप क्या है और उनको अच्छी खासी डिफीट भी दे दी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।